साल 2007 भारत तेजी से बदल रहा था। आईटी शहर बढ़ रहे थे, अर्थव्यवस्था दुनिया में नई पहचान बना रही थी और लोगों को लग रहा था कि देश एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। लेकिन इसी समय भारत की खुफिया एजेंसियों के सामने एक ऐसा खतरा उभर रहा था जो दिखाई नहीं देता था। अगर समय रहते उसे रोका नहीं जाता तो देश के कई शहर एक साथ आग और धुएं से भर सकते थे। ये कहानी उस दौर की है जब भारतीय खुफिया एजेंसियों को पहली बार ऐसे संकेत मिलने लगे कि देश के अंदर एक नया आतंकी नेटवर्क धीरे धीरे आकार ले रहा है, जो आगे चलकर इंडियन मुजाहिदीन के नाम से जाना गया। उस समय ये सिर्फ बिखरे हुए सुराग थे, कुछ संदिग्ध फोन कॉल, कुछ ईमेल और कुछ ऐसे नाम जो अलग अलग राज्यों में सामने आ रहे थे। इस खतरे की पृष्ठभूमि समझना भी जरूरी है। 2005 में दिल्ली में दिवाली से ठीक पहले हुए सीरियल ब्लास्ट और 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में हुए भीषण धमाकों ने पहले ही देश की सुरक्षा एजेंसियों को झकझोर दिया था। इन हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए थे और ये साफ हो गया था कि आतंकवादी संगठन अब बड़े और संगठित हमलों की रणनीति अपना रहे हैं। लेकिन 2007 में खुफिया एजेंसियों को जो संकेत मिलने लगे वे पहले से कहीं अधिक खतरनाक थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो को अलग अलग राज्यों से रिपोर्ट मिल रही थी कि कुछ कट्टरपंथी समूह छोटे छोटे मॉड्यूल बना रहे हैं जो सामान्य आतंकी संगठनों की तरह काम नहीं करते। इन मॉड्यूल के सदस्य अक्सर पढ़े लिखे युवा थे, कुछ इंजीनियर, कुछ कंप्यूटर विशेषज्ञ, जो इंटरनेट और तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी पहचान छिपा रहे थे। जांच के दौरान एक नाम बार बार सामने आने लगा, रियाज भटकल। कर्नाटक के भटकल इलाके से जुड़े इस व्यक्ति को धीरे धीरे एक बड़े नेटवर्क का अहम हिस्सा माना जाने लगा। उसके साथ एक और नाम सामने आया, इकबाल भटकल। खुफिया एजेंसियों को शक होने लगा कि ये दोनों मिलकर भारत के अंदर एक नए आतंकी संगठन की नींव रख रहे हैं। लेकिन उस समय तक उनके खिलाफ ठोस सबूत बहुत कम थे। एजेंसियों के पास सिर्फ संकेत थे और वे इन संकेतों को जोड़ने की कोशिश कर रही थीं। फिर आया 25 अगस्त 2007 का दिन। स्थान था हैदराबाद, भारत का तेजी से उभरता हुआ टेक्नोलॉजी शहर। शाम का समय था, लोग लुम्बिनी पार्क में घूम रहे थे, परिवार के साथ समय बिता रहे थे। वहीं पास में गोकुल चाट भंडार नाम का मशहूर रेस्तोरां था, जहां लोग नाश्ता कर रहे थे। अचानक कुछ ही सेकंड के अंतराल में दो जोरदार धमाके हुए। पहला धमाका लुम्बिनी पार्क में हुआ और दूसरा गोकुल चाट भंडार के पास। कुछ ही मिनटों में शहर की सड़कों पर अफरा तफरी फैल गई। चारों तरफ चीखें, धुआं और भगदड़ थी। इन धमाकों में 40 से अधिक लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। हमलों के तुरंत बाद जांच शुरू हुई। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने घटनास्थल से जो सबूत जुटाए, उन्होंने एक नई कहानी बतानी शुरू की। धमाकों में इस्तेमाल किए गए उपकरण IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस थे, जिनमें टाइमर लगाए गए थे ताकि विस्फोट सही समय पर हो। बम भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर रखे गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। कुछ दिनों बाद मीडिया संस्थानों को एक ईमेल मिला जिसमें इन हमलों की जिम्मेदारी ली गई थी। उस ईमेल में जिस संगठन का नाम लिखा था वो पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया, इंडियन मुजाहिदीन। अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, ये संगठन आखिर है कौन और इसका नेटवर्क कितना बड़ा है। जांच धीरे धीरे कई राज्यों तक फैलने लगी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली में कई संदिग्ध कड़ियां सामने आने लगी। फोन कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए, ईमेल सर्वर ट्रैक किए गए और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी गई। जांच में यह भी सामने आया कि आतंकी हमलों के बाद मीडिया को भेजे जाने वाले ईमेल बेहद योजनाबद्ध तरीके से भेजे जाते थे। कई बार ये ईमेल सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क से भेजे जाते ताकि असली भेजने वाले की पहचान छिपी रहे। ये रणनीति उस समय नई थी और यही वजह थी कि एजेंसियों को नेटवर्क तक पहुंचने में समय लग रहा था। धीरे धीरे जांच से यह भी स्पष्ट होने लगा कि यह नेटवर्क छोटे छोटे मॉड्यूल में बटा हुआ था। हर मॉड्यूल का काम अलग था। कोई विस्फोटक जुटाता था, कोई सुरक्षित ठिकाने ढूंढता था और कोई तकनीकी सहायता देता था। इस संरचना का सबसे खतरनाक पहलू यह था कि अगर एक मॉड्यूल पकड़ा भी जाए तो पूरा नेटवर्क उजागर नहीं होता। यही वजह थी कि खुफिया एजेंसियों के लिए यह जांच बेहद जटिल बन चुकी थी। 2007 के अंत तक एजेंसियों को यह एहसास हो चुका था कि यह सिर्फ एक स्थानीय नेटवर्क नहीं है, ये एक संगठित आतंकी ढांचा है जो भारत के कई शहरों में सक्रिय हो सकता है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाले समय में देश के कई शहर एक साथ निशाना बन सकते हैं। बाद के वर्षों में जयपुर, अहमदाबाद और दिल्ली में हुए धमाकों ने इस आशंका को और मजबूत कर दिया। लेकिन 2007 का वो समय भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसी समय से देश की खुफिया प्रणाली ने तकनीकी निगरानी, डिजिटल ट्रैकिंग और इंटर एजेंसी समन्वय को नई प्राथमिकता देना शुरू किया, क्योंकि आतंकवाद की लड़ाई अब सिर्फ हथियारों की नहीं रह गई थी। ये जानकारी, तकनीक और समय के खिलाफ एक जंग बन चुकी थी।
और शायद यही वजह है कि देश की सुरक्षा की असली कहानी अक्सर सीमा पर नहीं बल्कि उन खामोश कमरों में लिखी जाती है जहां खुफिया अधिकारी हर दिन छोटे छोटे सुराग जोड़ते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर एक भी सुराग छूट गया तो अगला धमाका किसी भी शहर में हो सकता है। और जब पूरा देश चैन से सो रहा होता है, तब कहीं न कहीं कुछ लोग अब भी उस अगले खतरे को ढूंढ रहे होते हैं, जो अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर समय पर नहीं रोका गया तो इतिहास बदल सकता है।